नमस्कार साथियों, मैं भागचंद चौधरी ईशाला के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ERO के सिलेबस के अनुसार जो राजस्थान भूगोल का पार्ट है उसमें कुछ महत्वपूर्ण 13 टॉपिक है। उसमें से हमारे इस चैनल पर 2 क्लास पहले मैं डाल चुका हूं, जिसमें आपको राजस्थान के प्रमुख भू-आकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताओं को लेकर के मैंने लगभग 50 प्रश्न हल करवाए थे। और वो प्रश्न राजस्थान की कुछ भौतिक विशेषताओं को लेकर और साथ में ही थार का मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला से संबंधित वो प्रश्न थे। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार यानी कि हाड़ौती के पठार को लेकर के जो महत्वपूर्ण 20 प्रश्न बनते हैं, यानी कि लगभग 20 प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखें और जानकारी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है उसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा पूर्वी मैदान के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो मैं बात पूछी गई है कितना प्रतिशत हिस्सा, यानी कि राजस्थान के पूरे अगर हिस्से को हम 100% मान लें तो उसका कितना प्रतिशत हिस्सा पूर्वी मैदान कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ परसेंटेज दिए हुए हैं। देखिए 61.1 ये थार के मरुस्थल का हिस्सा है, तो ये थार हो जाएगा। ये वाला जो है वो पूर्वी मैदान का हिस्सा है 23.3। 7% जो है ये अरावली का हिस्सा है, यानी कि अरावली पर्वतमाला। और लगभग 9% जो हिस्सा है वो हाड़ौती के पठार का हिस्सा है। तो प्रश्न के अनुसार हमारा जो सही उत्तर होगा, यानी कि कितने प्रतिशत हिस्सा पूर्वी मैदान के अंतर्गत आता है, तो हमारा सही उत्तर यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। लगभग 23.3% हिस्सा पूर्वी मैदान के अंतर्गत आता है। यहाँ से आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि अगर हमें प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए, यानी कि राजस्थान के ये जो 4 प्रमुख भौतिक विभाग है, अगर इनको क्षेत्रफल के अनुसार आपको आरोही या अवरोही क्रम में पूछा जाए या घटते या बढ़ते क्रम में पूछा जाए, तो प्रश्न किस प्रकार से बनता है और इसका उत्तर हमें किस प्रकार से देना है, तो ध्यान में रखना। अगर हमें ये पूछा जाए कि राजस्थान के भौतिक विभाग को आरोही क्रम में लिखिए या बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो बढ़ते हुए क्रम में हमें ध्यान में रखना होता है कि सबसे कम हिस्सा कौन कवर करता है, यानी कि किसका प्रतिशत सबसे कम है। तो यहां से जो परसेंटेज है इससे हम देख सकते हैं कि सबसे कम जो हिस्सा है वो अरावली पर्वतमाला का आएगा। तो अगर आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो पहले नंबर पर आपको अरावली पर्वतमाला को यहाँ पर लिखना है बढ़ते हुए क्रम में। यानी कि इससे ज्यादा परसेंटेज कौन है, तो हाड़ौती का पठार जो है वो लगभग 9% भाग को कवर करता है, तो दूसरे नंबर पर हाड़ौती का पठार आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आगे हम बढ़ेंगे तो पूर्वी मैदान के अंतर्गत लगभग आपका 23.3% हिस्सा आ जाएगा, तो तीसरे स्थान पर ही आ जाएगा। और बढ़ते हुए क्रम में सबसे लास्ट यानी कि सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा आ जाएगा, तो 61.11%, और ये हो जाएगा थार का मरुस्थल। तो कुल मिलाकर के अगर आप इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और अगर इसी बात को हमें घटते हुए क्रम में लिखना हो, यानी कि अगर प्रश्न ये आ जाए कि राजस्थान के निम्न दिए गए भौतिक विभाग को घटते हुए क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर में या अवरोही क्रम में लिखिए, तो सबसे पहले आपको सबसे बड़े को लिखना है। तो थार का मरुस्थल सबसे बड़ा है, उसके बाद में कौन आ जाएगा, हाड़ौती का पठार। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको उल्टा कर देंगे, घटते हुए क्रम में लिखने में तो सबसे पहले सबसे बड़े को लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये हो जाएगा 61.1 वाला, यानी कि पहले स्थान पर सबसे पहले इसको लिख देंगे, सबसे बड़े को। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, तो पूर्वी मैदान 23.3%। तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा हाड़ौती का पठार। और नंबर 4 पर कौन सा आ जाएगा, अरावली पर्वतमाला। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। प्रश्न यहां से यह भी बन सकता है कि राजस्थान का सर्वाधिक और न्यूनतम प्रतिशत के अनुसार, यानी कि राजस्थान के कुल भौतिक विभाग कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़े और सबसे छोटे भौतिक विभाग कौन से हैं। तो सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है, तो वो 61.11 वाला, यानी कि थार का मरुस्थल सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है, तो अरावली। और आपको उसी क्रम से लिखना है। अगर आपको सबसे पहले सबसे बड़ा पूछे प्रश्न में, तो सबसे बड़े को पहले
और सबसे छोटा बाद में पूछे तो सबसे छोटे वाले को बाद में। इस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी मैदान भारत के किस भौतिक विभाग का हिस्सा माना जाता है? यानी कि भारत के जो 6 भौतिक विभाग किए गए हैं, या पूरे भारत को जिन 6 भौतिक विभाग में बांटा है, उसमें से हमारा जो पूर्वी मैदान है वो भारत के कौन से भौतिक विभाग का हिस्सा माना जाता है? तो देखिए यहाँ पर मैप के द्वारा हम हल कर सकते हैं इसको। यहाँ पर हमें मैप में, राजस्थान की मैप में, यहाँ हमें अरावली पर्वतमाला मिलती है इस प्रकार से। इसकी जो दिशा है इसके बारे में इससे पहले वाली क्लास में आपको बता चुका हूँ। ये राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो हाड़ौती का पठार है वो मिलता है इस प्रकार से। ये हमारा हाड़ौती का पठार हो जाएगा, जो मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में विस्तृत है। और ये हमारा यहाँ पर आपको पूर्वी मैदान, ठीक है। इस प्रकार से जो डॉट के द्वारा मैंने इसको बताया है। तो ये इसमें इधर वाला जो पूरा भाग, तो इधर आप आगे बढ़ेंगे तो इधर इधर हरियाणा वाला पार्ट पड़ता है, ठीक है। इधर यूपी का पार्ट पड़ता है। तो कुल मिलाकर के गंगा और यमुना नदियों का जो मैदान है, जिसको हम उत्तरी भारत का मैदान कहते हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इन सारी नदियों के द्वारा बनाया गया जो मैदान है, सिंधु से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का जो हिस्सा है, उस मैदान का ही जो विस्तार है वो राजस्थान में आपको यहाँ पर मिलता है। और इससे हम ये कह सकते हैं कि जो भारत का उत्तरी मैदान है, उस उत्तरी मैदान का विस्तार जो राजस्थान में मिलता है, उसी को हम पूर्वी मैदान के अंतर्गत रखते हैं। तो पूर्वी मैदान इसी उत्तरी मैदान का हिस्सा है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से भूभाग पूर्वी मैदान के अंतर्गत सम्मिलित हैं? कौन से भूभाग हैं? तो देखिए इसमें चंबल बेसिन की निम्न भूमियां ये शामिल होती है, बनास का मैदान ये भी शामिल होता है, मध्य घाटी अथवा छप्पन का मैदान, जिसको आगे हम पढ़ेंगे, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का लगभग जो 56 गांव के बीच का जो समूह है, 56 गांव का जो एक समूह है, उनके बीच का जो मैदान है, इसको हम छप्पन का मैदान कहते हैं। तो ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर के सभी आते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा, सारे के सारे इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में विच्छेदित मैदान अथवा पहाड़ी भूभाग को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? विच्छेदित भूभाग और पहाड़ी जो भूभाग है, इसको दक्षिणी राजस्थान में किस नाम से? उसको वागड़ के नाम से जाना जाता है। आगे ऑप्शन हमारे पास में दिया है, जैसे तोरावाटी दिया हुआ, लेकिन ये सीकर नदी, सीकर जिले में जो कांतली नदी है, उसका जो भूभाग है, उसका जो बेसिन है, उसको तोरावाटी के नाम से जानते हैं। ऊपरमाल ये पठारी प्रदेश है, जो कि भीलवाड़ा जिले की बॉर्डर जो मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, उसके पास वाला जो पठार है, इसको उपजाऊ पठार, इसको ऊपरमाल के नाम से जानते हैं। हाड़ौती जो हम कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इस वाले हिस्से को हम जानते हैं, ठीक है। ये हमारा हाड़ौती है। यहाँ पर जो थोड़ा सा भाग जो भीलवाड़ा का एमपी के साथ में लगता है, ठीक है, यही वाला जो हिस्सा है इसको हम ऊपरमाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, वागड़ के नाम से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भूभाग के अंतर्गत, किस भूभाग के अंतर्गत आता है? देखो छप्पन के मैदान की बात कही गई है, इससे पहले भी हमने किया था। छप्पन का जो मैदान है वो पूर्वी मैदान का हिस्सा माना जाता है, अरावली का हिस्सा नहीं है। नाम से ही स्पष्ट है कि जहां पर मैदान होंगे तो वो अरावली का हिस्सा नहीं है, थार के मरुस्थल का हिस्सा भी नहीं है, और कंफ्यूजन दो में होगा तो हाड़ौती का जो पठार है इसका हिस्सा नहीं है, और ये कुल मिलाकर के पूर्वी मैदान का हिस्सा है। आप मैदान से सीधा आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं, क्योंकि छप्पन का मैदान कहाँ है, तो छप्पन का मैदान किसका हिस्सा होगा? पूर्वी मैदान का। ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है, किन जिलों के बीच की बात है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में, और यही हमारा सही है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का कुछ अलग अलग बातें यहाँ पर मिलती है। कुछ जगह पर यह लिखा हुआ है कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच जो 56 गांव है, 56 छोटे मोटे जो गांव है, उनको मिलाकर के उनका जो समूह है, और वहां पर जो मैदानी भाग है उसको छप्पन का मैदान कहते हैं। कुछ जगह पर यह भी लिखा हुआ है कि 56 नदी नालों के बीच का क्षेत्र जो है, कुल मिलाकर के वहां के बीच का जो क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र है,
तो उसको छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यहाँ पर हमें बांसवाड़ा मिलता है, राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है ये बांसवाड़ा, और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का जो दक्षिणी हिस्सा है ये वाला भाग पड़ता है प्रतापगढ़। तो कुल मिलाकर के इसके बीच का ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसी को हम छप्पन के मैदान के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न पर कीजिए, हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का हिस्सा है। तो बिल्कुल सही बात है। हाड़ौती पठार में लावा मिश्रित सेल और विंध्यन सेलों का सम्मिश्रण है। बिल्कुल ये बात भी सही है। हाड़ौती का जो पठार है वो लावा मिश्रित सेलों से बना हुआ है। लावा यानी कि जब भी ज्वालामुखी उद्गार होता है तो अंदर जो मैग्मा होता है वही धरातल पर जब प्रकट होता है तो उसी को हम लावा कहते हैं। आप विशेष रूप से ध्यान में रखना कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो धरातल के नीचे अधिक तापमान होने के कारण चट्टानें पिघल करके और एक तरल अवस्था में आ जाती है, और धरातल के नीचे जब तक वो होता है तो उसको हम मैग्मा कहते हैं। जहां पर ये मैग्मा भरा होता है उसको मैग्मा चेंबर या मैग्मा भंडार कहा जाता है। और वही मैग्मा जब ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान विस्फोट के साथ में धरातल पर प्रकट होता है और धरातल पर आकर के वो चादर के रूप में जम जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं। और वही जम करके शैलों का निर्माण भी करता है। तो ये लावा मिश्रित शैलें और विंध्यन शैलों का मिश्रण है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला है, इसका विस्तार झालावाड़, कोटा, बूंदी व बारां इन जिलों में है। बिल्कुल सही बात है। प्रमुख रूप से हाड़ौती का जो पठार है वो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ इन 4 जिलों में है। लेकिन इसका थोड़ा सा विस्तार अगर गौण रूप से अगर हम देखें तो गौण रूप से इसका विस्तार थोड़ा सा भीलवाड़ा जिला जो अभी हमने चर्चा की, ऊपरमाल का जो पठार है उस वाले हिस्से में, थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ के भाग में, और थोड़ा इसका भूभाग आपको प्रतापगढ़ जिले में भी मिलता है। तो 4 प्रमुख जिले, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये तो 4 हो गए। और इसके अलावा 4 + 3 जिले और जो अभी हमने बताया, एक कौन सा हो जाएगा, एक इसमें भीलवाड़ा शामिल हो जाएगा, भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा। इसके अलावा एक हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का, और चित्तौड़गढ़ से ही अलग हुआ एक और जिला का नाम है प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये 3 जिले और इसमें शामिल हो जाएंगे। कुल मिलाकर के 7 जिलों में इसका विस्तार मिलता है, लेकिन प्रमुख रूप से ये 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इनमें मिलता है। और चंबल यहाँ की प्रमुख नदी है। बिल्कुल सही है। ये जो कतना है यानी कि हाड़ौती के पठार को लेकर के हैं, तो ये नदी यहीं से प्रवेश करती है। तो ये चंबल नदी का प्रमुख क्षेत्र है, यानी कि यहाँ चंबल नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। तो हमारा ऑप्शन जो चौथा है वो भी सही होगा कि चंबल यहाँ की प्रमुख नदी है और वो यहीं से प्रवेश करती है, यानी कि कोटा से प्रवेश करती है, और कोटा प्रमुख रूप से हाड़ौती के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो कुल मिलाकर के हमारे चारों बातें सही है। तो ऑप्शन ए देखिए, इसमें लिखा हुआ है 1, 3 और 4 सही है नहीं, लेकिन सारे सही है। तो सभी सही कौन से मिल जाएगा, ऑप्शन डी में। और ऑप्शन डी में ये बात लिखी है सभी सत्य हैं। तो सही कथन, सभी कथन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बूंदी व मुकुंदरा की पहाड़ियां राजस्थान के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है। देखिए यहाँ पर पहाड़ियां नाम पूछा है, ठीक है, पहाड़ियों के बारे में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बूंदी व मुकुंदरा की पहाड़ियां, बूंदी व मुकुंदरा, ठीक है, ये मुकुंदरा कोटा में विशेष रूप से पड़ता है। तो बूंदी और मुकुंदरा के नाम से ये कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के बीच का जो भाग है इसकी बात करते हैं, और ये भाग हाड़ौती के पठार के अंतर्गत शामिल होता है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में है, यानी कि हाड़ौती के पठार में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। बूंदी के आसपास जो पर्वत श्रृंखला है, इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने डिस्कस किया था, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास में है, सतूर, चंदवाड़ी, खटगढ़ और रामगढ़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सतूर। और इसकी अगर ऊंचाई की बात भी करें तो 353 मीटर इसकी हाइट है। और ये जो है बूंदी जो जिला है, बूंदी लगभग इसकी लोकेशन यहाँ होगी बूंदी की, ठीक है। इस बूंदी के थोड़ा सा पश्चिम भाग में, यहाँ से 13-14 किलोमीटर पश्चिम में, यानी कि बूंदी जो शहर है इसके पश्चिमी भाग में ये सतूर जो चोटी है वो यहाँ पर मिलती है, जो कि बूंदी पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाड़ौती के पठार का विस्तार राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर है।
हाड़ौती के पठार के विस्तार के बारे में पूछा, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये लगभग 9.6% के आसपास इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ये थार के मरुस्थल का है, ये अरावली पर्वतमाला का है, और लगभग 23% जो भाग है वो पूर्वी मैदान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, डग गंगधार की उच्च भूमि राजस्थान के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? डग गंगधार के बारे में पूछा गया है, और ये हिस्सा हाड़ौती के पठार का हिस्सा है। ठीक है, हाड़ौती के पठार के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये राजस्थान का ये वाला जो भाग है ये हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आता है, तो ये वाला इसमें शामिल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शाहबाद का उच्च स्थल राजस्थान के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? शाहबाद बूंदी के अंतर्गत ये जगह आती है। ठीक है, और अभी हमने चर्चा की कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ की। तो बारा किस में आता है? बारा हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो हाड़ौती का पठार का सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ से बिल्कुल सही होगा। अगर मैप में अगर हम देखना चाहें तो आपको इस प्रकार से मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो जिला है इधर ये झालावाड़ पड़ता है, और इसके इस वाले भाग में ये बारा पड़ता है। यहाँ पर बारा है, और ये वाला जो हिस्सा है ये झालावाड़ का है, ये झालावाड़। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर कोटा मिलेगा। ये कोटा मिलता है यहाँ पर इस प्रकार से, ये कोटा। एक प्रश्न आता है, ये इधर भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ ये एमपी के साथ में अपनी सीमा स्पर्श करता है। ठीक है, तो एक प्रश्न भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सा जिला है जो 2 बार मध्य प्रदेश के साथ में जिसकी सीमा स्पर्श होती है? तो कोटा भी है, और यहाँ पर एक और जिला जिसका नाम है चित्तौड़गढ़, क्योंकि बीच में यहाँ पर थोड़ा सा भाग भीलवाड़ा का लगने के कारण चित्तौड़ की सीमा भी 2 बार यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। तो उसको हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक विभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक जनघनत्व की बात पूछी गई है। सर्वाधिक जनघनत्व, देखिए 2 बातें हैं, एक होता है सर्वाधिक जनसंख्या और एक होता है सर्वाधिक जनघनत्व। इससे पहले वाली एक जो क्लास है उसमें भी मैंने इस पर डिस्कशन किया था। एक बार और मैं आपको बता देता हूं। जनघनत्व का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जैसे एक वर्ग आप इस प्रकार से बनाइए, और उसकी प्रत्येक भुजा अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर है, क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं होती है, चारों बराबर होती है, तभी अगर मान लीजिए 1-1 किलोमीटर की हैं तो 4 भुजाएं, और प्रत्येक जो है 1 किलोमीटर की है, तो ये एक वर्ग, ये जो एरिया है इसको हम 1 वर्ग मीटर 1 वर्ग किलोमीटर कहेंगे, और इसमें जो लोगों की संख्या निवास करती है उसी को हम जनघनत्व का एक पैमाना सामान्य तौर पर लेते हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व की बात पूछी है, तो कुल मिलाकर के 1 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक लोग कहाँ रहते हैं? तो देखिए जो पूर्वी मैदान है हमारा, पूर्वी मैदान, इसका जो एरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग 23% हिस्सा रखता है। यानी कि क्षेत्रफल राजस्थान का 23% है, लेकिन इस 23% पर राजस्थान की लगभग 39% पॉपुलेशन रहती है। तो 23% भाग पर 39% जनसंख्या रहती है। अगर हम थार के मरुस्थल की अगर बात करें, ठीक है, देखिए थार के मरुस्थल की अगर बात करें तो इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर थार का जो मरुस्थल है, तो अगर मैं आप यहीं पर बताना चाहूँ तो थार का मरुस्थल लगभग 61% हिस्सा कवर करता है राजस्थान का। ठीक है, लेकिन इस वाले हिस्से में 40%, यानी कि थार के मरुस्थल जो 61% कवर करता है, यहाँ पर 40% जनसंख्या राजस्थान की रहती है। तो अब यहीं से हम निकाल सकते हैं, एक तरफ देखिए आप 23% हिस्सा और उस पर 39% जनसंख्या, यानी कि क्षेत्र कम और लोग या पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा, और इसके पास में क्षेत्रफल ज्यादा लेकिन पॉपुलेशन क्षेत्रफल की तुलना में यहाँ पर कम। यहाँ पर क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ पर क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या कम है। तो देखिए जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा निवास करती है, यानी कि 40% जनसंख्या, राजस्थान की 40% जनसंख्या
थार के मरुस्थल में निवास करती है, तो हम ये कहेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। देखिए मैं मैप में लिख देता हूं, सर्वाधिक जनसंख्या थार के मरुस्थल में निवास करती है। लेकिन अगर घनत्व की बात आए तो वो पूर्वी मैदान का नाम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 23% हिस्से पर भी वो 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। कारण इसका बहुत ही स्पष्ट है। यहाँ पर ज्यादा लोग क्यों रहते हैं पूर्वी मैदान में? तो अधिकतर जो लोग हैं वो उस जहाँ पर समतल मैदान है, जहाँ पर कृषि करने के लिए उपजाऊ भूमि मिलती है, उनको अगर उद्योग धंधे लगाने हैं तो उनके लिए समतल भूभाग मिलता है। अगर आपको परिवहन के साधनों को विकसित करना है तो उनके लिए समतल भूभाग मिलता है। तो लोग उस क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं जो कि पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों के बजाय समतल भूभाग हो। यहाँ पर हालांकि समतल भूभाग थार का मरुस्थल भी है, लेकिन थार का जो मरुस्थल है वहां पर पानी की कमी के कारण लोग उतना ज्यादा रहना पसंद नहीं करते। तो जन घनत्व ज्यादा होने के पीछे एक सीधा सीधा कारण यहाँ पर है। तो हमारा जो प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक जन घनत्व वाला भौतिक विभाग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, वो है पूर्वी मैदान। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या की बात आएगी, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो फिर थार का मरुस्थल बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हड़ौती का पठार किस प्राचीन भूखंड का अवशेष माना जाता है? देखिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे अल्फ्रेड वेगनर की जो बात है उसको अगर हम लेके चलते हैं, तो अल्फ्रेड वेगनर ने ऐसा माना कि आज जो 7 महाद्वीप हम देखते हैं, ऐसी स्थिति पहले नहीं थी। पहले सभी महाद्वीप एक ही जगह पर थे, यानी कि 7 महाद्वीप एक ही जगह पर जुड़े हुए थे। और वो जो एक महाद्वीप था जिसको उन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट कहा या महामहाद्वीप का, और उसका नामकरण उन्होंने दिया पेंजिया के रूप में, उसका नाम उन्होंने पेंजिया रखा। ठीक है, तो 7 महाद्वीप जो एक ही जगह पर थे, यानी कि एक ही भूखंड के रूप में थे, उसका नाम उन्होंने पेंजिया कर दिया। तो ये पेंजिया, और इसके चारों तरफ एक महासागर था, और उस महासागर का नाम उन्होंने पेंथालासा किया। यानी कि इन 7 महाद्वीप के चारों ओर आपको जो पूरा का पूरा जो जलीय भाग है वो एक ही रूप में उन्होंने बताया, और उसका नामकरण वेगनर ने पेंथालासा किया। तो कुल मिलाकर के आज जो बात हम देखते हैं 7 महाद्वीप और 5 महासागर, ये पहले इस प्रकार की बात नहीं थी। तो पेंजिया और पेंथालासा की बात उन्होंने कही। आगे अल्फ्रेड वेगनर ये कहते हैं कि कालांतर में, यानी कि समय के साथ साथ धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि जो पहले एक महाद्वीप था, आगे आने वाले समय में ये वो 2 टुकड़ों में टूट गया। और वो किस प्रकार से टूटा, इसको यहां पर देखते हैं। इनकी जो महामहाद्वीप था वो 2 भाग में टूट गया। इसका जो उत्तरी भाग है, ये वाला जो उत्तरी भाग है, वो कहलाया अंगारा लैंड। का नामकरण उन्होंने अंगारा लैंड किया है। अंगारा लैंड, या कुछ जगह पर इसको लोरेशिया भी कहा जाता है। और जो दक्षिणी भाग है, इसको नाम उन्होंने दिया गोंडवाना लैंड। ठीक है, और ये दोनों अलग होने के बाद, क्योंकि ये उत्तर भाग में, ये दक्षिणी भाग में हो गया, तो यहाँ का जो जल है ये यहाँ पर बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया। और इसी को इन्होंने, जो बीच में एक जो नए सागर का निर्माण हुआ, उसको उन्होंने टेथिस सागर कहा। ठीक है, तो कहानी इस प्रकार से है कि पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको उन्होंने पेंजिया कहा। सुपर कॉन्टिनेंट के चारों ओर एक महासागर था जिसका नाम उन्होंने पेंथालासा किया, यानी कि अल्फ्रेड वेगनर ने। कालांतर में पेंजिया 2 अलग अलग भाग में टूट गया। उसका उत्तरी भाग जो है वो अंगारा लैंड या लोरेशिया कहलाया, उसका दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, और इन दोनों के बीच में एक नए जो सागर का निर्माण हुआ वो टेथिस सागर कहलाया। अब बात हमें यहाँ पर यह करनी है कि राजस्थान के जो भौतिक विभाग है, इससे इसको हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो देखिए राजस्थान के 4 भौतिक विभाग हैं। ठीक है, और 4 भौतिक विभाग में ये जो यहाँ पर इनको इस प्रकार से हम याद करेंगे कि जैसे एक भौतिक विभाग है जिसको हम थार का मरुस्थल यहाँ पर लिख दें, थार का मरुस्थल। ठीक है,
और एक हो जाएगा हमारा पूर्वी मैदान। एक हमारा हो जाएगा हाड़ौती पठार, एक हो जाएगा अरावली। देखिए इन चार को हम दो दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं, ये दो और ये दो। और इनको हम किस प्रकार से देखते हैं, थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान जो है, इन दोनों को ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण तैतीस सागर के कारण हुआ है। थार के मरुस्थल और पूर्वी मैदान का, और हाड़ौती का पठार और अरावली पर्वतमाला जो है, इनका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ। तो कुल मिलाकर के जो चार राजस्थान के भौतिक विभाग हैं, उसको हम इस प्रकार से दो दो के अंतर्गत बांट सकते हैं। इसको बहुत ही आसान सा तरीका याद करने का, देखिए थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान, यानी कि जो नीचे वाले भाग है, समतल जो भाग है, मैदान भी समतल और मरुस्थल भी समतल, यानी कि जो नीचे वाले भाग है, नीचे नीचे या समतली जो भाग है, वो तैतीस सागर के अंतर्गत है। जबकि पठार और अरावली पर्वत, यानी कि जो ऊपर उठे हुए भाग हैं, वो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि अंगारा लैंड या लोरेशिया जो कि पेंजिया का उत्तरी भाग था, उसका कोई अवशेष हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत नहीं है। तो इनको उस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। हमारा प्रश्न ये था कि हाड़ौती का पठार जो है वो किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा माना जाता है। तो अब हम कर सकते हैं, हाड़ौती के पठार की बात कुछ कही जा रही है। अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर उठे जो भाग है, ऊपर उठे उठे जो भाग है वो गोंडवाना लैंड के हैं, वो जो नीचे वाले जो भाग हैं वो तैतीस सागर के हैं। क्योंकि पठार ऊपर उठा हुआ भाग है, हाड़ौती का पठार, तो वो किसका है, तो वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी मैदान किस प्राचीन भूखंड का अवशेष माना जाता है। पूर्वी मैदान की बात यहाँ पर पूछ ली गई है, अगर प्रश्न इस प्रकार से आए तो अभी हमने कहा कि जो नीचे बैठे हुए जो भाग है या समतली जो भाग है, नीचे नीचे वाले जो भाग है, वो तैतीस सागर के रूप में माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, पूर्वी मैदान, और इसके साथ में थार का मरुस्थल भी तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। और इससे पहले वाली बात हमने कही थी कि हाड़ौती का पठार और अरावली पर्वतमाला, यानी कि सतह से ऊपर उठे हुए जो भाग हैं वो गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार पूर्वी मैदान के अधिकांश भाग पर किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है या किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार पूर्वी मैदान की जलवायु के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार हम यहाँ पर चार भाग में राजस्थान को बांटते हैं। सबसे पहले वाला ये होगा, और यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है उसको हम इस प्रकार से बताएंगे, BWHW। इससे पहले वाली क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिटेल में चर्चा की थी। यहाँ पर दो W काम में लिए जाते हैं, लेकिन एक कैपिटल है एक स्मॉल है, क्योंकि कोपेन के अनुसार प्रत्येक जो सिंबल उन्होंने काम में लिया उसका अपने आप में अलग अर्थ है। तो BWHW कुल मिलाकर के जहां पर भी हॉट डेजर्ट है, यानी कि जहां पर गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थलों में इसी प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, BWHW। इसके बाद में अरावली पर्वतमाला का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ से लेकर के यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है, इसको हम लिख देंगे BSH और W, यानी कि BWHW और अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल के बीच में जो जलवायु देखने को मिलती है वो है BSHW। और राजस्थान का दक्षिणी भाग इस प्रकार से यूं यहाँ पर जो जलवायु मिलती है उसका नाम है AW। ठीक है, और अब बचा लगभग पूरा का पूर्वी हिस्सा इसके साथ में, यानी कि पूर्वी मैदान और हाड़ौती के पठार का अधिकतर हिस्सा। हाड़ौती के पठार का ये थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर आता है। ठीक है, या हम यहाँ से अगर शामिल करना चाहें तो प्रतापगढ़ का थोड़ा सा हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है वो CWG, कोपेन के अनुसार CWG जलवायु प्रकार जो है वो पूर्वी मैदान के अधिकतर हिस्से पर इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हाँ, अगर प्रश्न इस प्रकार से होता कि हाड़ौती के पठार पर कोपेन के अनुसार अधिकतर जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, तो भी उत्तर हमारा CWG होता, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं ये हाड़ौती के पठार का विस्तार लगभग यहीं पर है और यहाँ पर भी CWG
जलवायु प्रकार है। राजस्थान के दक्षिणी भाग और विशेष रूप से जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का दक्षिणी भाग, थोड़ा सा उदयपुर का दक्षिणी भाग, अगर इस प्रकार की हम इस भाग की बात करें तो यहाँ पर AW जलवायु मिलती है। राजस्थान का सुदूर पश्चिमी जो भाग है वहां पर BW HW, जबकि जो अर्धशुष्क राजस्थान का जो भौतिक विभाग है, थार के मरुस्थल को जो दो भाग में बांटते हैं, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, इसके बारे में पहले वाली क्लास में चर्चा की है। तो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जो राजस्थान के मरुस्थलीय भाग को दो भाग में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल में मुख्य रूप से BSHW प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? ठीक है, तो दो प्रश्न वैसे ही पूछे जाते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। ठीक है, झालावाड़ की अगर हम बात करें तो झालावाड़ यहाँ पर पड़ता है, झालावाड़ में, इसके अलावा बारा में, इसके अलावा यहाँ पर कोटा में, इधर आ जाएगा बूंदी। ठीक है, और इस तरफ यहाँ पर आ जाएगा चित्तौड़गढ़। ठीक, इसका दक्षिणी भाग प्रतापगढ़। यहाँ पर सब जगह पर बहुत अच्छी बारिश होती है। और ये सारे अगर भौतिक विभाग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो विशेष रूप से जैसे मान लीजिए यहाँ पर झालावाड़ हो गया, यहाँ पर बारा हो गया, यहाँ पर कोटा हो गया, यहाँ पर बूंदी हो गया, यहाँ अच्छी खासी बारिश होती है। कारण यह है कि जो राजस्थान में मानसून की हमारी जो पूर्वी शाखा आती है, जिसको हम पूर्वाई कहते हैं, या बंगाल की खाड़ी की जो शाखा आती है जिसको पूर्वाई हम कहते हैं, वो पूर्वाई हाड़ौती के पठार वाले भाग से ही, झालावाड़ से ही वो राजस्थान में प्रवेश करती है और यहीं पर सर्वाधिक वर्षा करवाती है। पूरे राजस्थान में भी अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है, तो वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही होती है। ठीक है, क्योंकि वैसे जनरली ये देखा जाता है कि ये अगर हम भारत की बात करें इस प्रकार से, ठीक है, तो भारत का जो मानसून है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है। लेकिन आगे आने पर ये भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण दो शाखाओं के रूप में भारत में प्रवेश करता है। इसकी पहली जो शाखा है जो अरब सागर के ऊपर से आती है, इसको हम अरब सागर की शाखा बोलते हैं। ठीक है, और जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आती है, इसको हम बंगाल की खाड़ी की शाखा बोलते हैं। और यही बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, बंगाल यही बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है जो राजस्थान में यहाँ पर आती है। ठीक है, और राजस्थान में आकर के यहाँ पर बारिश करवाती है। इसी को हम पूर्वाई के नाम से राजस्थान में जानते हैं, क्योंकि वो पूर्व दिशा से राजस्थान में एंट्री करती है और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा भी इसी शाखा के द्वारा होती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है, इस भौतिक विभाग की अगर हम बात करें तो वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हाड़ौती का पठार। सर्वाधिक वर्षा इसी भाग में होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मध्यम काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? वैसे पठार का नाम आते ही ये बात क्लियर हो जाती है कि सर्वाधिक जो वर्षा है वो सर्वाधिक जो मध्यम काली मिट्टी है इसका विस्तार कहाँ मिलेगा, तो वो हाड़ौती के पठार पर ही है। क्योंकि इस पठार का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के फलस्वरूप हुआ है। देखिए, ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है वो दो प्रकार से इसका उद्भेदन होता है। एक, जब एक ही केंद्र से ज्वालामुखी फट करके, जैसे इसको हम सतह मान लें और यहाँ पर लावा एक ही केंद्र से होकर अगर मान लीजिए बाहर निकलता है, तो इनको हम केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेंटर से निकलने के कारण। कई बार ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये सतह है और इसके ऊपर एक लंबी दरार से होकर के लावा बाहर निकलता है और वो यहाँ पर सतह पर आकर के फैल जाता है, तो उसको हम दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं। पूरा जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, इस प्रकार से इस प्रायद्वीपीय भारत में एक बहुत ही प्राचीन समय में क्रिटेशियस युग की बात कही जाती है। एक बहुत ही लंबी दरार से ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और वहां पर वो लावा बाहर आकर के फैल गया। धीरे धीरे वो फैल करके वहां पर जम गया, चट्टानी रूप उसने धारण कर लिया और लंबे समय से उसके ऊपर अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रियाएं होती रही, यानी कि अनाच्छादन प्रक्रम चलता रहा। और वो काली जो चट्टानी, यानी कि वो लावा की जो चट्टानें बनी थी, वो धीरे धीरे टूट गई और उसी के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण यहाँ पर हुआ है। क्योंकि हमारा जो हाड़ौती का पठार है, ये वो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसी का उत्तरी पश्चिमी विस्तार माना जाता है और इसी कारण
हमारे जो हाड़ौती का पठार है इस पर भी मध्यम काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ये जो काली मिट्टी है, काली जो मिट्टी है, इसी काली मिट्टी को, ठीक है, रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुड़ या रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास की पैदावार बहुत अधिक होती है, इसलिए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें में हमें ध्यान में रखनी है, रेगड़ या रेगुड़ या कपासी मिट्टी। नमी धारण करने की सर्वाधिक क्षमता इस मिट्टी में होती है। कई बार ये भी होता है कि ये मिट्टी जैसे जैसे सूखती है तो इसमें अपने आप दरारें चल जाती है, तो इसमें बुआई की आवश्यकता, इसमें जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ जगह पर ये बातें भी लिखी हुई है। तो सर्वाधिक काली मिट्टी के विस्तार की अगर हम बात करें तो हाड़ौती का पठार यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ से बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में अल्फीसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने इसके ऊपर डिटेल से चर्चा की थी। ये अमेरिका के कृषि विभाग के द्वारा, वहां के जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा मृदा का एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, और उसके हिसाब से अल्फीसोल प्रकार की जो मिट्टी है, जनरली मैं आपको बता देता हूं कि अल्फीसोल जो मिट्टी है वो जहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी का ही दूसरा नाम ये मान लीजिए कि आप अल्फीसोल मिट्टी है। ठीक है, और अल्फीसोल जो मृदा है वो, यानी कि हमारे यहाँ पर अगर हम जलोढ़ की बात करें तो सर्वाधिक नदियां वगैरह तो वो पूर्वी मैदान में, क्योंकि पूर्वी मैदान का निर्माण ही गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है, तो वहां पर नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों के कारण ही उसका निर्माण हुआ है, उनके अवसादों के जमा होने के कारण। तो अल्फीसोल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी मैदान, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग के अधिकतर भूभाग का निर्माण नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों के द्वारा हुआ है? नदियों के साथ में लाए गए अवसाद, ठीक है, नदियां जब प्रवाहित होती है तो अपने साथ अवसाद लेकर के आती है वो, यानी कि जो अपने साथ में मिट्टी, गारा, बजरी, ठीक है, बहुत ही बारीक कण, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर, उनको ला करके जमा करती है और उनके द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है, ठीक है, तो वो अवसादी मैदान कहलाता है। और इस प्रकार के कहाँ पर है अवसादों के द्वारा? तो हमारा पूर्वी मैदान, जिसके बारे में अभी भी हमने बहुत चर्चा की थी कि जो पूर्वी मैदान है वो गंगा यमुना की सहायक नदियों के द्वारा या उसी के द्वारा निर्मित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कुल मिलाकर के आज की क्लास में हमने राजस्थान के जो दो प्रमुख भौतिक विभाग है, यानी कि पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार, इनको लेकर के बनने वाले महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, हमारी क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।